खबर दोपहर में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनिका सिंह। सबसे पहले राजनीति से जुड़ी बड़ी खबर की बात करते हैं। अखिलेश से मुलाकात के बाद जयंत चौधरी का बयान सामने आया है। अच्छी रही अखिलेश से मुलाकात, ये जयंत चौधरी ने कहा है। सम्मानजनक सीटें मिलेंगी, जल्द होगा सारी बातों का ऐलान। अब मायावती से चर्चा करेंगे अखिलेश यादव, सूत्र बता रहे हैं। मायावती से चर्चा के बाद आरएलडी पर अंतिम फैसला लिया जाएगा। सपा दफ्तर में करीब 1.5 घंटे तक दोनों नेताओं की मुलाकात हुई है। 4 सीटों पर अड़ी है आरएलडी। अखिलेश माया ने 2 सीटें दी हैं, जबकि आरएलडी 4 सीटों की मांग कर रही है। अखिलेश सपा के कोटे से 1 सीट दे सकते हैं, ये सूत्रों के हवाले से खबर है। मुलाकात जो है वो खत्म हो गई है और मुलाकात के बाद जयंत चौधरी का बयान कह रहे हैं वो कि ये मुलाकात काफी अच्छी रही, सम्मानजनक सीटें मिलेंगी, इसकी उम्मीद की जा रही है। जयंत चौधरी काफी आशावादी इस मीटिंग के बाद नजर आ रहे हैं और उन्होंने ये भी कहा है कि जल्द ही सारी बातों का ऐलान कर दिया जाएगा। अब मायावती से चर्चा करेंगे अखिलेश यादव और उसके बाद जो बातचीत में हल निकला है उस पर अंतिम मुहर लग जाएगी। सपा दफ्तर में करीब 1.5 घंटे तक दोनों नेताओं की मुलाकात हुई है। नरेंद्र से बात करते हैं। नरेंद्र, जयंत और अखिलेश की मुलाकात खत्म हो चुकी है। इस मुलाकात में क्या कुछ और खास हुआ, कुछ जानकारी मिल पा रही है? उनका निश्चित तौर पे ये जो मुलाकात हुई है सीट बंटवारे को लेकर हुई है। जैसे पहले चर्चाएं थी और आरएलडी ने डिमांड भी किया था कि उनको चुनाव गठबंधन में उनको 5 सीटें चाहिए, तो लेकिन समाजवादी पार्टी केवल 2 सीटें आरएलडी को देना चाहती है। उसी को लेकर आज वार्ता हुई है। करीब 1.5 घंटे तक अखिलेश यादव और जयंत चौधरी समाजवादी पार्टी दफ्तर पर वार्ता किए हैं। उनके साथ पश्चिम के कई मुस्लिम नेता भी थे, एमएलसी भी थे और कई वरिष्ठ नेता समाजवादी पार्टी के भी थे। तो निश्चित तौर पर सीटों को लेकर ही बात हुई है, क्योंकि जयंत चौधरी जब बाहर निकले तो मीडिया से बात करते हुए कहा कि कैराना में उन्होंने लचीला रुख अपनाया था, जिसका परिणाम अच्छा आया था। जो पिछली बैठक हुई थी उससे हम आगे बढ़े हैं, उसी को लेकर ये बैठक थी और जैसे ही फैसला होगा, अच्छा फैसला होगा और आप लोगों को सूचित किया जाएगा, तो निश्चित तौर पे मोनिका ये बैठक सीटों के बंटवारे को लेकर है। जयंत चौधरी को देखकर, उनके हाव भाव को देखकर ये लग रहा है, जिसकी तस्वीरें भी इस वक्त हम देख रहे हैं, कि जो बातचीत है वो बहुत सकारात्मक रही है। जो गठबंधन का फॉर्मूला है लग रहा है कि वो तैयार हो चुका है। ये बताइए कि बीएसपी और एसपी के लिए आरएलडी के साथ ये गठबंधन आखिर जरूरी क्यों हो जाता है? देखिए, आरएलडी और सपा बसपा जब पहले चुनाव हुआ था तो उसमें बीएसपी ने चुनाव तो नहीं लड़ा था, समाजवादी पार्टी ने सपोर्ट किया था, इनको अपना ही प्रत्याशी दे दिया था कैराना में समाजवादी पार्टी ने। तो एक तरीके से देखा जाए तो पश्चिम का जो चुनाव हुआ था नूरपुर का, कैराना का, तो इसमें समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी और आरएलडी तीनों एक तरीके से मिलकर चुनाव लड़े थे। घोषणा नहीं हुई थी लेकिन उसके नतीजे अच्छे आए थे, इसीलिए तभी से चर्चाएं चल रही थी कि जो गठबंधन बनेगा उसमें आरएलडी को शामिल किया जाएगा। इस बात को लेकर बहुजन समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती भी सहमत हैं कि उनको सीट दी जानी चाहिए। इसीलिए जब पहली बार फैसला किया गया तो 38 किया गया। पहले चर्चाएं थी समाजवादी पार्टी को 37 या 36 मिलेगी, तो आरएलडी को भी सपा के कोटे में रखा गया है। जो सीटें दी जाएंगी उसको सपा के कोटे से दी जाएंगी। बाकी 1-2 लोगों को, जैसे कृष्णा पटेल हैं अपना दल की, उनके लिए 1 सीट छोड़ी गई है अगर गठबंधन होता है। ओम प्रकाश राज, और बात जो इससे पहले आपसे बात हो रही थी तो आपने बताया था कि एक बीच का रास्ता ये भी निकल सकता है कि एसपी का कोई उम्मीदवार आरएलडी के ओर से लड़े तो एक विवाद जो है वो भी कम हो जाएगा। ऐसी भी कोई आशंका दिख रही है कि इस बात की गुंजाइश नजर आ रही है? बिल्कुल मोनिका, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि जब जयंत चौधरी आज बाहर निकले हैं तो मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कैराना का जिक्र किया है कि कैराना में हमने लचीला रुख अपनाया था, यानी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को अपने सिंबल पर चुनाव लड़ाया था, उसका रिजल्ट अच्छा रहा था। तो हो सकता है कि दो सीटें तो उनके प्रत्याशी हों आरएलडी के और 1-2 समाजवादी पार्टी अपने प्रत्याशी को उनके सिंबल पर चुनाव के लिए बात कर सकती है। ऐसा भी हो सकता है, ऐसी संभावनाएं हैं। जी बिल्कुल मोनिका, ये बात हो सकती है और इसकी संभावनाएं भी हैं। फिलहाल अभी बात चल रही है, नेताओं का बयान आ रहा है कि जल्द ही इसका ऐलान किया जाएगा। अभी इंतजार करना पड़ेगा मोनिका। शुक्रिया नरेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो बातचीत अच्छी रही है अखिलेश यादव से, सम्मानजनक सीटें मिलेंगी, ये तमाम बातें जयंत चौधरी की ओर से कही गई हैं। और अब मायावती से चर्चा करेंगे अखिलेश यादव और उसके बाद किस तरह से आरएलडी इस गठबंधन में शामिल होती है ये साफ हो जाएगा। औपचारिक घोषणा इसकी कर दी जाएगी।
चुनावी तैयारियों का जायजा लेने लखनऊ पहुंचे केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी लोकसभा चुनाव में करिश्माई प्रदर्शन करेगी। यूपी की जनता भाजपा को भरपूर समर्थन देगी। 2019 में यूपी में 73 से 74 सीट हो जाएगी। वहीं मायावती और अखिलेश के वादाखिलाफी के आरोप पर नड्डा ने कहा कि अखिलेश और मायावती अपना रिकॉर्ड बता रहे हैं। बीजेपी आंकड़े के साथ मौजूद है। आंकड़ों से सब कुछ साफ है। जहां तक आपने मायावती जी की बात की और आपने अखिलेश जी की बात की, ये अपना रिकॉर्ड बता रहे हैं। दे आर टेलिंग देयर रिकॉर्ड। आंकड़े स्पष्ट हैं और हम किसी भी मंच पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं आंकड़ों के साथ। उनका जीवन और उनका राजनीतिक संस्कृति, जिस संस्कृति को वो लेकर के आगे चले हैं, वो कमीशन, करप्शन, लॉलेसनेस, डिवीजन, इस पर आधारित है। तो वो अपना रिपोर्ट कार्ड रख रहे हैं और यह इस बात को भी सूचक है कि आपकी अपनी आइडियोलॉजी, अपनी सोच, अपना कार्य का एजेंडा नहीं है। एजेंडा है सिर्फ मोदी जी को हटाने का। तो यह एजेंडा कोई देश को और प्रदेश को कोई हित देने वाला नहीं और इस एजेंडे को हम एक्सपोज करें, यह हमारी जिम्मेवारी है। यूपी में कांग्रेस ने अकेले चुनाव लड़ने के ऐलान के साथ ही अपनी तैयारी तेज कर दी है। लखनऊ में प्रदेश कांग्रेस प्रभारी गुलाम नबी आजाद की अध्यक्षता में बैठक की गई। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर भी शामिल रहे। बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए गुलाम नबी आजाद ने कहा कि कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। अगर जरूरत पड़ी तो वो कुछ सीटें छोड़ भी सकते हैं। इसके साथ ही वो कुछ दलों के साथ सीटों पर समझौता भी कर सकते हैं। कुछ जगहें हम छोड़ भी सकते हैं, लेकिन तैयारी हम 80 की करेंगे। मुमकिन है 4, 5, 6 कहीं किसी आप को। लोगों की किसी से टाई अप की बातचीत चल रही है अभी क्या? नहीं, अभी किसी से नहीं चल रही। और अभी हम जो डिस्ट्रिक्ट, सभी डिस्ट्रिक्ट आज हम खत्म करेंगे। जितने भी 75-76 डिस्ट्रिक्ट्स हैं और शहर और देहात मिलाकर कोई 125 डिस्ट्रिक्ट बन जाते हैं। आज हमारी इनके साथ मीटिंगें खत्म हो जाएंगे। सब सीनियर लीडर्स यूपी उनके साथ बैठे हैं। तैयारी हमारी पूरी है। उस वक्त गिव एंड टेक हो सकता है, किसी शायद 2-4 सीटों पर हो सकता है, लेकिन तैयारी हम सब जगह की। जिस तरह से सपा और बसपा ने आप लोगों को दरकिनार किया यूपी में कोलिशन के लिए, अलायंस के लिए, क्या आपको लगता है कि कांग्रेस को कमजोर पार्टी मान के चल रहे हैं या इन लोगों की कोई और स्ट्रेटजी है? देखिए, जब इलेक्शन होता है कौन कमजोर होता है, कौन मजबूत होता है। सपा और बसपा के गठबंधन से अलग हुई कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में लोकसभा का चुनाव अकेले लड़ने का ऐलान जरूर कर दिया, लेकिन कांग्रेस के यूपी प्रभारी गुलाम नबी आजाद ने आज लखनऊ में एक बैठक की और इस बैठक के बाद बयान देते हुए गुलाम नबी आजाद ने कहा कि अगर कोई दल उनके साथ समझौता करता है तो कुछ सीटें पार्टी छोड़ भी सकती है। कैमरामैन सुधीर जायसवाल के साथ शिवानी शर्मा, न्यूज 18 उत्तर प्रदेश, लखनऊ। अगली खबर की बात करते हैं। आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण का लाभ सामान्य वर्ग के स्टूडेंट्स को नए सत्र से ही मिलना शुरू हो जाएगा। एचआरडी मंत्रालय 2019-2020 के सत्र से आरक्षण की इस व्यवस्था को लागू करने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। चंद रोज पहले संसद से सामान्य वर्ग के लिए जो 10% आरक्षण का बिल पास हुआ है, उसे नए एकेडमिक सेशन यानी 2019-20 से लागू कर दिया जाएगा। इसका ऐलान एचआरडी मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने किया है। इस वर्ष से 2019 के सत्र से ही 10% आरक्षण लागू होगा। 10% आरक्षण आर्थिक आधार पर गरीबों के लिए जो किया गया है, और ये करते समय शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी के आरक्षण को बिल्कुल धक्का नहीं लगेगा, वो बरकरार रहेंगे। एचआरडी मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने जल्द से जल्द नई व्यवस्था लागू करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के अधिकारियों के साथ एक बैठक की, जिसके बाद प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि 2019-20 सत्र से सामान्य वर्ग के लिए आरक्षण लागू हो जाएगा। वहीं सामान्य वर्ग के कोटे के लिए 25% सीटें बढ़ाई जाएंगी। सीटें बढ़ाए जाने से पहले से रिजर्वेशन वालों को नुकसान नहीं होगा। कॉलेज
और 900 यूनिवर्सिटी में अतिरिक्त कोटा उपलब्ध कराया जाएगा। वहीं प्राइवेट शिक्षण संस्थानों में भी कोटा लागू कराए जाने की कोशिश की जाएगी। नई व्यवस्था की जानकारी उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने सभी कॉलेजों और यूनिवर्सिटी को निर्देश दिया है कि वो अपने प्रोस्पेक्टस में विस्तार से इसकी जानकारी दें। प्रोस्पेक्टस में ये डाला जाएगा कि 10% आरक्षण ये जो अनारक्षित वर्ग है, जिनको आज तक आरक्षण का लाभ नहीं मिला है, ऐसे वर्गों के छात्रों के लिए 10% आरक्षण रहेगा। 10 जनवरी को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के सिग्नेचर के बाद 124वां संविधान संशोधन विधेयक कानून बना है और अब शिक्षण संस्थानों और सरकारी नौकरियों में सामान्य वर्ग के लिए 10% का कोटा तय हो गया है। नई व्यवस्था लागू होने से सामान्य वर्ग के वैसे स्टूडेंट को लाभ तो मिलेगा जो आर्थिक आधार पर पिछड़े हुए हैं, लेकिन इस व्यवस्था के लागू होने की टाइमिंग पर सियासी घमासान जरूर मचा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। डीजीपी नियुक्ति याचिका पर राज्यों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों की याचिका को खारिज कर दिया है। डीजीपी नियुक्ति के लिए राज्यों के लिए याचिका दायर की थी, जिसमें स्टेट इंटरनल कमेटी बनाकर डीजीपी नियुक्ति की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि नियम के मुताबिक नियुक्ति की सूची जारी करने का अधिकार यूपीएससी के पास है। पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट का क्या आदेश है, बता रहे हमारे संवाददाता सुशील पांडे। डीजीपी की नियुक्ति के मामले में पंजाब, हरियाणा, बिहार और पश्चिम बंगाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने प्रकाश सिंह के उस आदेश में बदलाव करने से इनकार कर दिया है, जिस आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रकाश सिंह के फैसले के मुताबिक अगर कोई भी राज्य डीजीपी की नियुक्ति करना चाहता है तो उन तमाम राज्य सरकारों को अपने राज्यों के सीनियर अधिकारियों की लिस्ट यूपीएससी को भेजनी पड़ेगी। हालांकि इन तमाम राज्यों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर यह कहा था कि स्टेट इंटरनल कमेटी को यह अधिकार दिया जाए कि राज्य सरकार ये तय करे। हालांकि नियम के मुताबिक यह अधिकार यूपीएससी देती है। अब ऐसे में साफ तौर से सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान यह कहा कि फिलहाल यूपीएससी के आधार पर ही तमाम राज्य सरकारें अपने राज्यों में डीजीपी की नियुक्ति करेंगी। कैमरामैन गौरव के साथ सुशील पांडे, न्यूज 18 दिल्ली। गोरखपुर दौरे के दूसरे दिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने सैनिक सम्मान समारोह में शिरकत की। इस दौरान सीएम ने वीर सपूतों को नमन कर श्रद्धांजलि दी और शहीदों के परिवारों को सम्मानित किया। शहीदों के परिवार को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि एक सैनिक और संत की एक गति होती है, दोनों मातृभूमि को समर्पित करते हुए सूर्यलोक को प्राप्त होते हैं। उन्होंने आगे कहा कि हमने 113 शहीद के परिवारों को अब तक प्रदेश सरकार में समाहित किया है। हम हर सैनिक के परिवार को सम्मानित करने का काम करेंगे। इसके साथ ही सीएम ने चेतावनी देते हुए कहा कि हम युद्ध के पक्षधर नहीं हैं, लेकिन अगर कोई युद्ध थोपेगा तो समापन हम ही करेंगे। महाराज जी अमनचा सिंह नरदीगढ़ दीप प्रज्वलन स्वागत के क्रम में ये जो जाति के आधार पर, क्षेत्र और भाषा के आधार पर समाज को बांटने की कुत्सित चेष्टाएं आजादी के बाद लोगों ने सत्ता स्वार्थ के लिए किया है, ये वास्तव में इस देश की आजादी के लिए खतरा पैदा करने की कुत्सित साजिशें हैं। और अगर हम इसी प्रकार से विभाजित देश गुलाम क्यों हुआ? क्योंकि हम बंटे थे आपस में, जाति के आधार पर, छुआछूत के आधार पर, अस्पृश्यता के आधार पर, क्षेत्र। अगली खबर की बात करते हैं। वीएचपी के पूर्व अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु हरि डालमिया का निधन हो गया है। सुबह 9:38 पर दिल्ली के आवास पर उन्होंने आखिरी सांस ली। 91 वर्ष के थे विष्णु हरि डालमिया। लंबे समय से बीमार चल रहे थे। शाम को दिल्ली के निगम बोध घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। राम मंदिर आंदोलन के अगुवा नेता थे डालमिया। बाबरी विध्वंस मामले में सह अभियुक्त बनाए गए थे।
नोएडा में विज्ञापन के नाम पर बड़ा घोटाला सामने आया है। विज्ञापन के नाम पर डीएनडी ने प्राधिकरण को करोड़ों की चपत लगाई है। दरअसल डीएनडी को 8 साल पहले रोड के किनारे 130 रुपए स्क्वायर फीट के हिसाब से विज्ञापन लगाने का टेंडर दिया गया था। अब विज्ञापन का रेट 300 रुपए स्क्वायर फीट हो गया है, लेकिन अधिकारियों की मिलीभगत से अभी भी डीएनडी प्राधिकरण को 8 साल पुराना रेट ही दे रहा है, जिसकी वजह से अब तक प्राधिकरण को करोड़ों की चपत लग चुकी है। प्राधिकरण में विज्ञापन पॉलिसी के एक के बाद एक घोटाले सामने आते रहते हैं। डीएनडी को 8 साल पहले आप देख सकते हैं यहाँ टेंडर दिया गया था एड लगाने के लिए, लेकिन वो सिर्फ एक पायलट प्रोजेक्ट था और 130 रुपए स्क्वायर फीट के हिसाब से जो रेट है वो लगाया गया था। लेकिन आज नोएडा में करीब 300 रुपए स्क्वायर फीट का रेट चल रहा है, लेकिन डीएनडी आज भी वही 130 रुपए स्क्वायर फीट के हिसाब से पेमेंट कर रहा है। अधिकारियों के मामला संज्ञान में आने के बाद पेनल्टी लगाए जाने की बात तो जरूर कर रही है, लेकिन ये सिर्फ कागजों में दिखावे के लिए है। फिलहाल मामला करोड़ों के घोटाले का है, लेकिन दोषी का अभी तक पता नहीं है। कुणाल जायसवाल, न्यूज 18 उत्तर प्रदेश, नोएडा। खबर मऊ से, जहां आरटीआई कार्यकर्ता की हत्या के बाद हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि आरटीआई कार्यकर्ता गोविंद सिंह आज सुबह एक दुकान पर चाय पी रहे थे। इसी दौरान बाइक सवार 3 बदमाश वहां पहुंचे और उन पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद गोविंद सिंह अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागे, लेकिन बदमाशों ने उनका पीछा किया और एक के बाद एक कई गोलियां मारकर उनकी हत्या कर दी। किसी घटना विशेष के बारे में किसी की भर्ती गलत हुई थी और इस पूर्व में भी कोई घटना हत्या की हुई थी 2 वर्ष पूर्व, उस संबंध में इन्होंने कुछ सूचनाएं मांगी थी। ये बात संज्ञान में लाई जा रही है। फिलहाल क्या बात है उसका पूरा परीक्षण करके देखा जाएगा। शाहजहांपुर में थाना सदर बाजार के जेल कॉलोनी में उस समय सनसनी फैल गई जब जेल पुलिसकर्मी के घर दबंगों ने फायरिंग कर दी। यही नहीं, फायरिंग से पहले घर में घुसकर महिलाओं के साथ साथ पुलिसकर्मी को भी पीटा गया, जिसकी वजह से कॉलोनी में दहशत फैल गई है। महाराष्ट्र के पुणे में खेलो इंडिया में 2 स्वर्ण और 1 रजत जीतकर मथुरा लौटे खिलाड़ियों का मथुरा पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। ढोल नगाड़ों की धुन पर लोगों ने नाच गाकर जश्न मनाया। वहीं प्रदेश में 3 में से मथुरा जैसे छोटे शहर के खिलाड़ियों द्वारा 2 स्वर्ण पदक जीतने पर खेल अधिकारी ने खुशी व्यक्त की है। आपको बता दें कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स में मथुरा के सुहन सिंह ने जूडो के 50 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक और कृष्णा फौजदार ने 44 किलोग्राम अंडर 21 महिला वर्ग में स्वर्ण पदक, साथ ही विक्रम सिंह ने 66 किलोग्राम के अंडर 21 वर्ग में रजत पदक जीतकर प्रदेश का नाम रोशन किया है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।